ऑलराइट, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जस्ट लाइक शिकंजी जो हम बनाते हैं, अगर वो ढंग से मिली हुई हो और चीनी ना हो उसके अंदर तो हर जगह से बराबर मीठी और खट्टी लगती है, वो सॉल्यूशन क्यों? हाँ, ये चीनी हो तो शिकंजी में चीनी नहीं डालता, मैं मिक्स देता हूँ। तो पॉइंट इज दिस कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है? यूनिफॉर्म। तो हर जगह बराबर नमक बराबर चीनी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये बात बहुत कंसेप्ट वाली है कि आगे जाके हम इसको यूज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को, कि सॉल्यूशन में हर जगह बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जाता है, ये बात याद रहेगी। दूसरी बात, जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है? ये बात याद रहेगी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। सर हमें पता है कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से कम होता है यूजुअली, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर जैसे सपोज हम बोले 68% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड इसमें अभी भी सॉल्यूट है और पानी 32% है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बात उल्टा भी हो सकती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो सकता है सॉल्वेंट कम हो, जैसे अगर 68% नाइट्रिक एसिड है तो उसमें 68 ग्राम्स क्या हुआ? नाइट HNO3, और 32% क्या हुआ? वाटर। इसमें वाटर कम हो गया, फिर भी ये सॉल्यूशन ही, ये इसमें सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूट चेंज हो गया। पॉइंट इज दिस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में बातें उल्टी हैं। कंसंट्रेटेड कोई क्यों होगा? क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, उसी को कंसंट्रेटेड बोलेंगे ना। यूजुअली ज्यादातर सॉल्यूशन जो हम डील करते हैं वो डाइल्यूट होते हैं। वो क्या होते हैं? डाइल्यूट। तो उस केस में हमारी नॉर्मल डेफिनेशन चलती है, और कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता कैसे चलेगा? पॉइंट इज दिस, पानी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर किसी में पानी है तो पानी सॉल्वेंट है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल। हर चीज को घोलने के लिए यूजुअली सॉल्वेंट ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसीलिए वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर 68% एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन अगर पानी में बना है तो पानी सॉल्वेंट ही है। दूसरी बात, अब बाकी सॉल्यूशन अलग अलग तरह के भी होते हैं। अभी हम हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, सोल्यूट सॉलिड हो और लिक्विड हो सॉल्वेंट, पर ऐसा आगे नहीं चलेगा। गैस इन लिक्विड भी आएगा, सॉलिड इन लिक्विड भी आएगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन भी आएगा। तो उसमें हम सॉल्यूशन तीनों टाइप के पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा कोई दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं है कि सोल्यूट हमेशा सॉलिड होता है और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है। 50-50 होता है। हाँ, 50-50 में भी वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर एक पानी है तो वो सॉल्वेंट ही है। दूसरी चीज, अब किस चीज को घोलने के लिए यूज कर रहे हैं उसे भी सॉल्वेंट बोलते हैं। अगर पहले जो हमने घोलने के लिए यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट बोलते हैं उस डेफिनेशन में, पर एक यूजुअल डेफिनेशन है, बस ये कह रहा हूँ। ये यूजुअल डेफिनेशन ये है। अब कंसंट्रेशन को नापना कि कितना सॉल्यूट है कितने सॉल्वेंट में, जसलीन, तो मास परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन से निकाला जाता है। कल क्या हो गया था? तबीयत खराब? कल से तो इसको फोन करने की बजाय मुझे मैसेज कर दिया था। हाँ, तो मुझे मैसेज करा दिया था, ठीक है? अच्छा, अगर कभी छुट्टी ले रहे हो तो अच्छा, मास परसेंट, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये कंसंट्रेशन को बताने की टर्म्स है। क्या है? कंसंट्रेशन को बताने की टर्म्स। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म थी मास परसेंट। क्या थी? मास परसेंट। तीन तरह की, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ नहीं, वेट बाय वेट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां तक बातें क्लियर है? अब थोड़ा सा पेस बढ़ाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद मोलारिटी। इससे स्टार्ट करते हैं। मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलिए तो फिर 1 मोल वो होगी ना, 1 मोल है, 1 मोल आपके बोलो, 1 लीटर बोलो। क्या चीज? नहीं, 1 लीटर बोलो। डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन माने हम अगर सॉल्यूशन 1 मोल 1 लीटर ले लें तो मोल्स के इक्वल हो जाएगी मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो ऋतिक, मोल्स ऑफ, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर लो। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में C से।
वैसे हम कैपिटल एम से करते थे। यूनिट इसकी क्या है? मोल पर लीटर और मोलर और कैपिटल एम मोलैरिटी की यूनिट। कंसंट्रेशन टर्म है सेकेंड। ठीक है, अभी क्वेश्चन एक साथ करेंगे। नोट कर लिया सबने? फॉर्मूलाज पहले लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन चले। थर्ड, मोलैरिटी। मोलैरिटी में भी यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम, डिफाइंड एज moles in 1 kg solvent. It is the number of moles in 1 kg solvent. Molality is number of moles in 1 kg of solvent. Molality का फॉर्मूला है moles of solute divided by mass of solvent in kg. Okay. मैं क्यों नहीं आया सर? moles of solute by mass of solvent in kg. नोट किया सबने? ठीक है, नीचे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें वॉल्यूम है और सोल्यूशन की। यहाँ पे मास है और सॉल्वेंट है। वहाँ पे लीटर होना चाहिए, यहाँ पे केजी होना चाहिए, वो फिक्स है। लीटर और केजी, एमएल और मिलीग्राम और केजी को ग्राम्स में नहीं ले सकते, ये केजी ही होना चाहिए, याद रहेगा? अच्छा, विच इज बेटर, मोलैरिटी और मोलैरिटी? अभी टीचर पूछ लेते हैं कभी कभी। विच इज बेटर मोलैरिटी और मोलैरिटी? व्हाई? तो मास डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मास किस पे डिपेंड नहीं करता? पर वॉल्यूम करती है। तो इसीलिए मोलैरिटी वेरीज विद टेम्परेचर, बट मोलैरिटी इज बेटर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, मोलैरिटी इज बेटर एज इट डिपेंड्स अपॉन मास। कब लिखोगे कृष्ण? अभी देखो depends upon, ठीक है। Molarity is better because it depends upon mass and mass does not vary with temperature. तो टेम्परेचर बदलने पर मोलैरिटी बदल सकती है क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कम और सर अगर तो टेम्परेचर भी जैसा रहा तो फिर तो उस पे भी डिपेंड नहीं होगी, तो फिर तो मोलैरिटी भी बेटर ही हो जाएगा। अगर टेम्परेचर वेरी नहीं किया तो फिर तो हम क्या बेटर है? तो हम डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि मोलैरिटी बेटर है? तो मैं पूछ रहा हूँ क्या बेटर है? एक जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है और जो दूसरा चेंज ही नहीं हो रहा। नहीं, हम ये भी तो कह सकते हैं मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही तो दोनों ही बेटर हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी टेम्परेचर में सेम रखा, टेम्परेचर में सेम रहा तो फिर वो दोनों बराबर हो गए। वॉल्यूम में कोई दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर। बेटर क्या हुआ? कोई भी नहीं। दोनों बेटर होंगे ना। दोनों बेटर कैसे होगा? अगर एक दूसरे कोई बात नहीं, आराम से शुभ बोलो। टेम्परेचर नहीं चेंज किया तो कौन बेटर? टेम्परेचर नहीं चेंज किया तो कौन बेटर? टेम्परेचर नहीं चेंज किया तो दोनों बेटर है। दोनों बेटर। और टेम्परेचर चेंज किया तो कौन बेटर? मोलैरिटी बेटर, तो ओवरऑल कौन बेटर? दोनों बेटर। समझना, टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो कोई भी बेटर नहीं है और टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो दोनों बेटर है। दोनों बेटर है और टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो मोलैरिटी बेटर है। तो ओवरऑल कौन बेटर है? दोनों बेटर। देख एक सेकंड, मैं ज्यादा मत पढ़ा रही। देख, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ठीक है? ये मोलैरिटी, ये मोलैरिटी। टेम्परेचर डज नॉट चेंज, दोनों बेटर। दोनों बेटर है। और टेम्परेचर चेंज तो कौन बेटर? मोलैरिटी। बट ओवरऑल कौन बेटर? ओवरऑल तो सर दोनों का ही देखेंगे ना। हां, ये वो आप लोग अच्छा, तो ओवरऑल कौन बेटर? कितने टिक्स, किसको ज्यादा टिक्स मिले? तीनों को तीन तीन की कहते हैं ओवरऑल तो तीन की दोनों। देखना, दो कंडीशन थी, टेम्परेचर चेंज और टेम्परेचर डज नॉट चेंज। दोनों में कौन बेटर रहा? मोलैरिटी। दोनों में कौन
बेटर रहा। ये जेई का एग्जाम है, ये नीट का एग्जाम है। इसने सिर्फ नीट क्लियर किया, उसने जेई नीट दोनों क्लियर करे, तो कौन बेटर? जेई नीट वाला बेटर होगा। हाँ देखिए क्लियर समझ में आया? तो दोनों कंडीशन में बेटर है और एक कंडीशन में बेटर है। समझ आया? सर वैसे अगर कोई बात नहीं, पूछ सकता है। ओए ऐसे ऐसे का कोई नहीं। हाँ जेई नीट करूंगा, और करना ही नहीं है। दोनों में नाम आ गया तो सर उसमें भी तो दिक्कत ही हो जाएगी ना कि मैं नीट में करूं फिर जेई में करूं। प्रॉब्लम ही बदल रही है। वो करियर काउंसलिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी हम साइंस से आ गए। तो पॉइंट इज दिस, अगर उसने मेंशन ही नहीं किया कि टेंपरेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो हम तो ये मानेंगे ना कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि टेंपरेचर से उस पे हो या ना हो, एक चीज बेटर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोलैलिटी। देखो क्वेश्चन पूछते तो मजा आता है, पूछा करो प्लीज और शर्माया मत करो, अच्छा लगता है। ठीक है, और मेरे दिमाग में रिस्पेक्ट उसी की बढ़ती है जो पूछता है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काई। किससे? और बड़ा सा एक्स होता है। ठीक है, तो मोल, अच्छा फ्रैक्शन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सपोज मैं बोलूं हाउ मेनी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन दिस क्लासरूम, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज, तो दिस विल बी फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। तो व्हाट इज द मोल की फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बॉयज अपॉन मोल्स ऑफ गर्ल्स प्लस मोल्स ऑफ बॉयज। तो पॉइंट इज दिस, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट is equal to moles of that component divided by total moles in the solution। कितने B के moles हैं divided by total moles कितने हैं solvent और solution में, ऐसे सोचो। तो it is nothing but a fraction। क्या है? fraction। और fraction की maximum value क्या होती है? जैसे percentage की होती है 100, तो fraction maximum 1 तक जाता है। तो mole fraction always remains between 1 and 0। किसके बीच में रहते हैं mole fraction? 1 और 0, क्योंकि 0 से बड़ा होता है फ्रैक्शन और 1 से छोटा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएंगी। कभी आंसर में मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा आ गया तो मतलब गलत है, क्वेश्चन गलत है, तुमने गलत सॉल्व किया। हाँ दोबारा, काय इज इक्वल टू मोल्स, n क्या है? मोल्स, n क्या है? मोल्स ऑफ बी। दो चीजें हैं इस सॉल्यूशन में, ये क्लासरूम है, ये क्या है? क्लासरूम। इसके अंदर ये है बॉयज और ये थोड़ी सी गर्ल्स। तो पॉइंट इज अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज, दैट विल बी मोल्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज। मतलब फ्रैक्शन पूछूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 मोल हमारे सॉल्यूट है, 2 मोल क्या है? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट है 5 मोल, तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 2 प्लस 5, टोटल कितना हो गया? 2/7। और फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे परसेंटेज 100 हो सकती है पर 100 से ज्यादा नहीं होती आइडियल टर्म्स में ना, तो उसी तरीके से। तो ये वाली बात समझ में आई? कहाँ पे डाउट है? बोलो शुभम, क्लियर कर लो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ कुछ भी ले सकते हो। अगर तुमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर और मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट नीचे दोनों। ये तो समझ रहा है। फिर बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला बता रहा है काय प्लस काय भी इक्वल टू, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो ही चीजें हैं सॉल्यूशन में, क्या है? दो चीजें, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें मोल्स ऑफ ऊपर क्या आएगा? सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ राइट। अच्छा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? टोटल अगर दो ही चीजें हैं क्लासरूम में, गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स और बॉयज का नंबर में लाके 100% बनेगा। उसी तरीके फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1। अगर 3 चीजें होती है तो तीनों को मिला के 1 होता। कभी कभी सोल्यूशन, वैसे हमारे कोर्स में बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी माने मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पर सोल्यूशन जरूरी नहीं है बाइनरी हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तुम पानी में जरूरी है चीनी डालो, नमक भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो। तो ऐसे सोल्यूशन बाइनरी से ज्यादा आगे जाएगी, क्वाटरनरी, टर्शियरी सोल्यूशन एटसेट्रा। पर पॉइंट इज दिस कि हमारे पास अगर दो ही चीजें हैं तो इन दोनों को ऐड करके काय ऑफ सॉल्यूट,
chi of A plus chi of B will become equal to 1. तो ये भी लिख लो जल्दी से, याद कर लो. अब क्वेश्चन करेंगे इसके. एक भी छुट्टी मत लेना इस साल. शुभम, ऋतिक, स्पेशली तुम दोनों बता रहा हूँ. बीच में छुट्टी क्लास तो फिर गया कल से. सवाल जितने भी सर ये जरूरी है, जितने भी कार्य हो सकते हैं उनकी वैल्यू से बनी होगी. उनका सम बने चाहे 3 या 4 जितने भी लोग होंगे वो सब मिला के 100% बनेंगे, चाहे जितने भी अलग अलग लोग हो. ए हमेशा सॉल्यूट और बी सॉल्यूट. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. वैसे 2 हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए और 1 हमेशा सॉल्वेंट के लिए. जैसे chi 2 chi 1 ए बी में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, ए कुछ भी ले लो, बी. सर जब जैसे कि इन दोनों का आंसर आएगा तो फिर उनको प्लस करके देख भी सकते हैं ना कि 1 आएगा आंसर. हाँ, अगर दो ही चीजें हैं तो 1 आना ही तो चाहिए. 1 आए नहीं आएगा तो फिर गलत. तो थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, राउंड ऑफ कर दो. तो अब क्वेश्चंस करते हैं मोल सॉल्यूशन के. ठीक है, सर 2 और 1 वाले क्या बता रहे थे? 2 और 1 जैसे सपोज एंड यूजुअली बुक में 2 को सॉल्यूट लिया है, क्या लिया है, और 1 को. तो इसी तरीके से अगर chi 2 बोलूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा वो, और chi 1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. हो गया. 2 वाला सॉल्यूट और 1 वाला सॉल्वेंट, ऐसे लिखे. अच्छा, तो अब हम बुक के क्वेश्चन पे चलते हैं. तो कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ अभी टेस्ट नहीं ले रहा, तुम्हारा सॉल्यूशन थोड़ा स्पीड अप करते हैं. ठीक है, तो बस संडे को टेस्ट लूंगा हेलो एल्केन्स का. ठीक है, जब तक तुम्हारा बैकअप वालों का कंप्लीट भी हो जाएगा. ठीक है, तो साथ सबका एक साथ टेस्ट होगा. किसी का हेलो एल्केन बैकअप रहता है एक्सेप्ट जो आ रहे हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, मेरा एक टॉपिक रहता है. तो फिर आना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऐसे. ठीक है, देखो एक चीज, साथ साथ मेरे साथ काम करोगे तो काम आसान हो जाएगा. एनसीईआरटी करके हम हाई लेवल पे जा पाएंगे. तो तुम्हें क्या करना है, एग्जांपल्स खुद करने होंगे. क्या करने होंगे? खुद. मतलब क्योंकि उसका सॉल्यूशन नीचे गिवन है ना, तो एग्जांपल्स तुम खुद कर पाओगे. मैं तुम्हें इंडेक्स और बाइट एक्सरसाइज करा दूंगा सो दैट तुम एग्जांपल को एज अ खुद करके आ जाओ. जब भी मैं होमवर्क दूं तो एग्जांपल्स देख लेना. तो एग्जांपल 12.2.1 करना है होमवर्क में, लिख लो. एग्जांपल 2.2 करना है होमवर्क में. एग्जांपल 2.3, 2.1 से लेके 2.3 होमवर्क है. मैं इंडेक्स करा रहा हूं. ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो. पहले क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तुम खुद सोच के बताओ. तुम्हें बोला गया 2 चीजें हैं. अगर तुम्हें एक है बेंजीन और एक है CCl4, 22 ग्राम बेंजीन. अब इसमें से पानी नहीं है ना, तो सॉल्वेंट हम बता नहीं सकते. हम यही अज्यूम करेंगे, ज्यादा वाला सॉल्वेंट और कम वाला सॉल्यूट. तो 22 ग्राम सॉल्यूट हो गया और 122 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट. और इसका वेट बाय वेट परसेंटेज बोलिए, तो 22 बाय 144 इनटू 100 हो गया. आंसर आ जाएगा. समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. यहाँ से क्वेश्चन की प्रॉब्लम शुरू होती है. डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम कर ही लेते थे, पर अब हमें ऐसे दे देगा, मास परसेंट देगा और मोल फ्रैक्शन पूछेगा. अगर हमें डायरेक्ट दिया होता गिवन मास ही है तो गिवन मास बाय मोलर मास मोल्स होता है, और ऐसे चलता है. मतलब सर 30% दिया होगा तो हम 100 - 30 करके दूसरे का निकाल लेंगे. हाँ बेंजीन कर दिया और हाँ वैसे करना. तो करके दिखाएं. हो गया कैसे हो गया? बताइए. 30% को 30 हाँ फिर सर इसका जो मतलब वाटर ही अज्यूम करते हैं ना 90%, हाँ तो वो 70% नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड देते हैं. वाटर से कर लिया. दिख रहा है सबको क्वेश्चन? इंडेक्स 2.2 क्वेश्चन लिखना चाहो कॉपी में तो और भी अच्छा रहेगा. ठीक है, 2 मिनट लगेंगे पर तुम्हारे नोट्स तो एक जगह ही हो जाएंगे ना, फिर ऐसे थोड़ी बुक खोलनी पड़ेगी. क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% मास बाय मास इन CCl4. कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है देखो, सर इसका मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 क्या होता है, और बेंजीन होता है C6H6. खुद ट्राई करोगे? हो गया सर. हो गया? कैसे हो गया? 0.3 आएगा. गलत. परसेंटेज सीधा फ्रैक्शन नहीं बनती क्योंकि ये मोल की फ्रैक्शन है.
पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स की फ्रैक्शन लेनी है या मास की? तो देखो, अगर मैं बोलूं 30% बाय मास कुछ है, तो मैं 30% को 30 ग्राम मान सकता हूं अगर मैं टोटल को 100 ग्राम मानूं। ठीक है, अगर मेरे को कुछ क्या है, आपने मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, पर मुझे 30% मास बाय मास परसेंटेज गिवन है, तो वो कह रहा है कि 30% है, इसी से काम करो। तो मैं बोलूंगा लेट, खुद ही मान लूंगा, एक चीज मान सकता हूं इस क्वेश्चन में, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो CCl4 70। अब कोई बच्चों को ऐसे लगता है कि कब मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं, तो इसका एक तरीका बताता हूँ। जैसे मास परसेंट है, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन होती है कि किसको क्या मानना है क्वेश्चन में, कि कैसे शुरुआत करूं, तो डिनोमिनेटर वाली चीजों को मान सकते हो। क्या मान सकते हो? जो भी चीज डिनोमिनेटर में है, तुम्हारा मास परसेंट की डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? उससे वो चीज डिवाइड हो चुकी है। किसी चीज से अगर डिवाइड कर दूं, किसी चीज को बांट दूं किसी चीज से, तो वो यूनिफॉर्मली, होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मैं इसको चाहे 50 ग्राम ले लूं, 100 ग्राम ले लूं, 1000 ग्राम ले लूं, कुछ भी ले लूं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। अगर मैं बोलूं कि मैं शिकंजी के इतना सा 1 चम्मच पी लूं या 2 चम्मच पी लूं या पूरा ग्लास पी लूं, तो मिठास मुझे सेम लगेगी या अलग लगेगी? सेम लगेगी। तो कंसंट्रेशन क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसीलिए मैं उसका 100 ग्राम ले लूं या मैं उसका 1000 ग्राम ले लूं, कंसंट्रेशन तो सब में बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लेंगे? 100 ग्राम। नंदिनी, फिर मास ऑफ सॉल्यूट विल कम आउट टू बी 30 ग्राम। कितना आएगा? अगर 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 100 minus 30 70 हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा 70 ग्राम। जिया समझ आ रहा है या नहीं? अच्छा, सॉल्यूट था बेंजीन, क्या था? और सॉल्वेंट था कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोलो। 454। अच्छा, मोल्स ऑफ C6H6 गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में मिला 30 ग्राम, और मोलर मास जो तुम उसके फॉर्मूले से निकालोगे। 20 तक एटॉमिक मास याद है? एटॉमिक नंबर 78 होगा। हाँ, कार्बन का मास होता है 12। कितना होता है? 12 into 6 है कार्बन ये, तो टोटल कितने हो गए? 72। और हाइड्रोजन के 1 मास into 8, टोटल मास मोलर मास 6 है 6 1 into 6। 6 है। अच्छा, 6 थे कार्बन और एक कार्बन का मास है 12, तो 6 into 12 कार्बन का मास, और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और टोटल कितने हैं? 6। तो टोटल मास कितना आया? मोलर मास 78। मोलर मास फॉर्मूला से निकलता है, और गिवन मास हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो दिस विल बी 30/78। ठीक है, तो मोल्स आ गए 30/78 इसके। मोल्स ऑफ CCl4 गिवन मास कितना है? 70। और इसका मोलर मास कितना है? 154। की बात 35.5 लिया ना? हाँ सर। 35.5 into 4 71 142 plus 12 154। ठीक है, और ये इसके मोल्स आ गए। दोनों के मोल्स निकालकर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। लंबा है, मल्टीप्लिकेशन होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज C6H6 पूछ रहा है, तो से 30/78 upon 30/78 70/154 करे सोन। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। कैलकुलेट किया? नहीं सर। कैलकुलेटर करो करो जो तुम्हें चाहिए। 0.45 और दूसरा 0.55। वो है तो कहते हैं शकुंतला देवी।
देख के आया सर 0.4 नहीं हाँ 0.4 ही आएगा 0.4 समथिंग आ रहा है। हो गया? कितना आया? 0.45 या 46 4.5 और वो 0.55 चलो मान लेते हैं। उसका 0.38 क्या आया? का है? हाँ 0.8 नहीं मोल फ्रैक्शन या मोल्स? मोल फ्रैक्शन बता रहे हो। मोल फ्रैक्शन बताया ना? फ्रैक्शन बताया कैलकुलेटर से। सर कैलकुलेटर से नहीं बताया, खुद कराया। खुद किया है, उसने किया है। किसी ने नहीं किया। गाना अच्छा देखो 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 क्वेश्चन नंबर 2.3 बात नहीं विशेष कोई बात नहीं मैं दोबारा समझाऊंगा अलग से। सर पागल है। कोई बात नहीं टेंशन क्या है मैं तेरी बात समझ गया तू कह रहा है वो टेंपरेचर मेंशन नहीं है तो क्या बोलूं तो दोनों बोले है ना नीचे करो पता नहीं 2.3 इंडेक्स 2.3 लिख लो कॉपी में या फिर सर किसका बता दो CO का कोबाल्ट का मास को बताना पड़ेगा लास्ट में दे रखा सर बुक में गूगल से पूछना पड़ेगा या बुक लाया है सर 56 का 59 कुछ था 28 का कोबाल्ट का कोई नहीं है। 63.5 कॉपर है, कॉपर कॉपर है। सर पूरा टाइप का 58.9 देखो यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम गिवन है क्या गिवन है और हमें गिवन मास है क्या है पर मोलारिटी के लिए हमें चाहिए मोल्स तो गिवन मास और मोल्स कैसे निकालते हैं पहले हम मोल्स निकालेंगे मोल्स विल बी गिवन मास बाय और मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कोबाल्ट का 59 प्लस नाइट्रोजन का 14 ऑक्सीजन का 3 into 16 into 3 into 2 प्लस 6 ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम्स इन सबको लेकर मोलर मास आएगा कैसे आएगा इस फॉर्मूले से जिसमें कोई डाउट किसी को तो गिवन मास था नाइट्रोजन का 30 नाइट्रोजन का 14 है ना हाँ 59 टोटल कितना आया 48 प्लस 14 290
313 आ रहा है। सर H2O को भी लिखना पड़ता है फिर। जो भी पूरा सॉल्ट हो गया। अच्छा इसमें 4.3 लीटर सॉल्यूशन हाइड्रेट सर 108 की सर्विस यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि ना क्या लेना पड़ेगा? वाटर को भी लेना क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना होता है। अरे वो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है। हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो वो निकलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स अलग है। अलग-अलग। गलती का हो गया। हाँ जी हो गया क्या आया 291। अच्छा मुझे तो मोल्स आएगी क्या है मोल। अब हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स आ गए 30 बाय 291 और वॉल्यूम आ गया 4.3 लीटर में ही है। तो मोल पर लीटर मोल ठीक है। अच्छा ये एक पार्ट हो गया। कहाँ से समझ नहीं आया किसी को पूछना है तो पूछ ले। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मोल्स मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज मोलैरिटी। ये वैसे 11th की चीजें ये 12th में नहीं आती हैं जो हम कर रहे हैं जो भी आज टॉपिक किया पर ये सब आगे के टॉपिक के लिए चाहिए जो हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं रॉल्स लॉ एक्सेट्रा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मोलैरिटी भी गिवन है और मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है और एक और वॉल्यूम गिवन है और फिर पूछ रहा है इसको डाइल्यूट किया। तो डाइल्यूशन का एक फॉर्मूला है। देखो डाइल्यूशन क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा है 0.5 मोलर कितना है इसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर। ये कितने ml था 30 ml कितना था 30। इसको मैंने डाला इनटू अ बिगर सॉल्यूशन और मैंने अब पानी डाइल्यूटेड टू 500 ml 30 ml की जगह मैंने वॉल्यूम क्या कर दी 500 ml। तो बोल रहे हैं इसमें मोलैरिटी क्या है पहले वो 0.5 देखो पहले चीनी थी 5 चम्मच इन 130 ml तो वो कितने चम्मच इन 500 ml हो गए मतलब वो कितना कम होगी कंसंट्रेशन कम होगी ना पानी डालने पे कितना कम होगी वो निकालना। हाँ तो डाइल्यूशन बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं डाइल्यूशन में एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है हमारा m1v1 is equal to m1v1 is equal to m2। जब हम पानी डालते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट is equal to molarity of 2 into volume of 2। तो 0.5 into 30 ml में अगर इधर ml रखा तो इधर भी ml रखना तो is equal to m2 into 500 ml। 0.03। सर ये डॉलर में बड़ा बना हाँ तो 0.5 into 3 is 1.5 divided by 500 ठीक है नहीं वो अलग चीज थी P1 V1 is equal to 2 वो गैस की जल्दी कितना है 30 0.0 मोल पर लीटर ठीक है समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर ये 1.5 1.5 की जगह 15 हाँ 0.15 एक सही तो कर रहा हूँ नहीं सर 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से 15 है तो अब आएगा 0.0 है ना ठीक है हो पाएगा हो जाए यस ये ज्यादा पसंद है ऑर्गेनिक से चलो आगे पता चलेगा। अच्छा अब ये क्वेश्चंस तो वैसे ही टफ थे ये रहेंगे तो मोलैरिटी वगैरह 4 और 5। अच्छा देखो एक बात बताओ 20% है हमारे पास 20% मास बाय मास है अभी हमने किया था ना मास परसेंट गिवन थी उससे मोल फ्रैक्शन निकाले थे पीछे वाले क्वेश्चन में तो ये वाला पार्ट कर पाएंगे और ये ट्राई करके आना 2.1 मैंने कितने करा दिए 3 करा दिए 2.4 और 2.5 ट्राई है बट मुझे उम्मीद है कि तुमसे नहीं होंगे तो और तुम्हें एग्जांपल्स कौन से करने 2.1 और 2.3 और ये सब पेपर में नहीं आते ये भी याद रखना
मतलब एग्जाम में कभी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। सर टेस्ट में तो दिया स्कूल के टेस्ट हाँ। वो स्टार्टिंग में कराया होगा ना, पर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। नहीं चैप्टर खत्म हो गया, टेस्ट में आज दिया तो स्कूल के टेस्ट है ना। अभी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, पर वो टॉपिक्स करने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है, तो ये चीजें इसीलिए जरूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से थोड़ा न्यू टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये तो 11th का टॉपिक ही था और रिपीट, ठीक है। और ये समझ नहीं आया तो कल आ सकते हो डाउट के लिए, ठीक है। कल तुम्हारी बैकअप क्लास है नॉर्मल टाइम पे, क्या टाइम था? 6 to 7।